हेलो एस्पिरेंट, आज से हम पढ़ने वाले हैं विजन आईएएस अप्रैल 2025 जिसमें हमारा फर्स्ट रहेगा पॉलिटी एंड उसके बाद रेस्ट जितना भी टॉपिक होगा वो धीरे धीरे कवर करेंगे। तो चलिए फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ सेपरेशन ऑफ पावर। एक्चुअली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी में गवर्नेंस सिर्फ इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव के थ्रू होना चाहिए क्योंकि वही डायरेक्टली लोगों के सामने अकाउंटेबल होते हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जो जुडिशरी है, इन तीनों के बीच में क्लियर बाउंड्री होनी चाहिए। मींस अगर कोई भी एक डोमेन दूसरे के काम में इंटरफेयर करता है तो उससे इंस्टीट्यूशनल ओवररीच हो जाता है और ये डेमोक्रेसी के लिए डेंजरस होता है। इसीलिए उनके बीच में क्लियर डिमार्केशन होना चाहिए उनके कामों का। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा क्लासिफिकेशन भी देख लेते हैं कि एग्जीक्यूटिव कितने तरह के होते हैं। तो जनरली दो तरीके के एग्जीक्यूटिव होते हैं, जिसमें हमारे इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव हो गए जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, एंड दूसरी कैटेगरी होती है नॉन इलेक्टेड, जिसमें हमारे जो है गवर्नर हो गए, ब्यूरोक्रेट्स हो गए एंड जजेस हो गए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए। ये सब नॉन इलेक्टेड कैटेगरी में आते हैं। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा आइडिया बिहाइंड सेपरेशन ऑफ पावर। अब इस पॉइंट को डिस्कस करने से पहले ये समझते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर होता क्या है। तो सेपरेशन ऑफ पावर एक प्रिंसिपल है जो पॉलिटी और जो गवर्नेंस है उसको इफेक्टिवली और सेफली चलाने के लिए डेवलप हुआ था। अब इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट के जो काम है वो तीन अलग अलग ऑर्गन में डिवाइड होने चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि सेपरेशन ऑफ पावर को इंट्रोड्यूस करने के पीछे का आइडिया क्या था, रीज़न क्या था, क्यों इसको इंट्रोड्यूस किया। तो बेसिकली पावर एक जगह पे कंसंट्रेट ना हो, इसीलिए सेपरेशन ऑफ पावर को इंट्रोड्यूस किया गया। क्योंकि हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे एम्पल अमाउंट ऑफ एग्जांपल आप हिस्ट्री में देखोगे जहाँ पे जब पावर किसी एक अथॉरिटी के पास गई तो आर्बिट्रेरीनेस, उस पावर का मिसयूज, टायरनी देखने को मिली है। तो इसका क्लासिक एग्जाम्पल हिटलर है, जर्मनी का हिटलर। जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है उनको अच्छे से पता है कि हिटलर कौन था। ठीक है, तो इसीलिए ये जो कॉन्सेप्ट है ये डेवलप हुआ कि गवर्नमेंट के जो काम है उनको अलग अलग तीन ऑर्गन में बांट देना चाहिए, ताकि जो काम है एक तो वो स्मूथली हो और दूसरा जो है आपस में ओवरलैप ना हो और आपस में किसी तरीके का कन्फ्लिक्ट ना हो। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि ये ऑर्गन कौन से है। तो तीन तरीके के ऑर्गन की बात की गई है। फर्स्ट है लेजिस्लेचर, जिसका काम है लॉ बनाना या फिर पुराने लॉ को अमेंड करना। फॉर एग्जांपल जैसे पार्लियामेंट लॉ बनाती है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। एंड सेकंड हो गया एग्जीक्यूटिव, जो लॉ को इम्प्लीमेंट करती है। एंड इसमें आप एग्जीक्यूटिव ब्रांच देख सकते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गया, COM हो गए। उसी के साथ में जुडिशरी, जो लॉ को क्या करती है, इंटरप्रेट करती है। ठीक है, तो ये तीनों ऑर्गन अलग अलग डिवाइड है, उनके काम के अकॉर्डिंगली भी डिवाइडेड है। राइट, नेक्स्ट पॉइंट आता है ओरिजिन कैसे हुआ है सेपरेशन ऑफ पावर का। तो सबसे पहले बात करते हैं, एक थिंकर का नाम यहाँ पे मेंशन हुआ है, एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल कौन थे? एरिस्टोटल जो कि एक एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर थे, उन्होंने पहली बार स्टेट के फंक्शन को आइडेंटिफाई किया। उनके अकॉर्डिंगली स्टेट जो है, स्टेट के काम तीन तरीके के होते हैं। एक होता है लॉ बनाना, मतलब कि डेलिब्रेटिव फंक्शन, लॉ बनाने वाला काम। दूसरा हो गया मैजिस्ट्रियल, यानी कि लॉ को इम्प्लीमेंट करना। तीसरा हो गया जुडिशियल, यानी कि लॉ को इंटरप्रेट करना। तो बेसिकली उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक आइडिया यहाँ पे आइडिया की फाउंडेशन रखी, क्लासिफिकेशन का फाउंडेशन रखा। उन्होंने स्ट्रिक्ट सेपरेशन की थ्योरी नहीं दी, उन्होंने जस्ट एक आइडिया इंट्रोड्यूस किया कि बेसिकली ये जो है ये स्टेट के काम होते हैं। इस तरीके के तीन तरह के काम जो है स्टेट करती है। वो तो बाद में जब मोंटेस्क्यू आए, जिन्हें मॉडर्न एक्सपोनेंट बोला जाता है सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी का, उन्होंने बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को सिस्टमेटिकली एक्सप्लेन किया। अब मोंटेस्क्यू कौन थे? मोंटेस्क्यू फ्रांस के एक फेमस जूरिस्ट, फिलोसोफर या फिर पॉलिटिकल थिंकर बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो उनका मेन जो कंसर्न था, उन्होंने ये कहा कि अगर पावर एक ही अथॉरिटी के पास आ जाए तो उससे क्या होती है, उससे टायरनी या डिक्टेटरशिप क्रिएट होती है। उनका एक फेमस स्टेटमेंट भी है कि जब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी की पावर एक ही हाथ में आ जाती है तो लिबर्टी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि पावर को अलग अलग ऑर्गन में डिवाइड करना बहुत ज़रूरी है। और उनकी एक फेमस बुक भी है जिसका नाम है द स्पिरिट ऑफ
लॉ 1748। इसके अंदर उन्होंने क्लियरली कहा है कि पावर का मिसयूज़ कैसे होता है, लॉ की स्पिरिट क्या होती है, फ्रीडम कैसे प्रोटेक्ट होती है। ठीक है, तो मीन्स यहीं पे उन्होंने क्या किया, क्लियरली सेपरेशन ऑफ पावर को इनंसिएट किया। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर की, जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट है। इसमें सबसे पहले बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूसिवनेस की। इसका मतलब होता है कि हर ऑर्गन सिर्फ अपना ही काम करे, मतलब लेजिस्लेचर का काम अगर लॉ बनाना है तो वो लॉ ही बनाए, एग्जीक्यूटिव का काम लॉ को इम्प्लीमेंट करना है तो वो उसी को करे, एंड जुडिशियरी लॉ को सिर्फ इंटरप्रेट करे। मीन्स इस प्रिंसिपल का मेन पर्पज ये था कि पावर किसी भी तरीके से एक जगह पे कंसंट्रेट ना हो और कोई भी अथॉरिटी आर्बिट्रेरी ना बन जाए और सिटीजन की इंडिविजुअल लिबर्टी भी प्रोटेक्ट हो सके। लेकिन रियलिटी में क्या ऐसा है, क्या ये प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूसिवनेस फॉलो होता है? तो आंसर है नो। ये प्योर फॉर्म में ये प्रिंसिपल कहीं भी फॉलो नहीं होता है। अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देख लो, इंडिया में स्ट्रिक्ट एक्सक्लूसिवनेस नहीं है, क्योंकि अगर बिल्कुल ही रिजिड सेपरेशन ऑफ पावर हो जाएगा, ठीक है, तो गवर्नेंस प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाएगी। इसी वजह से नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ फंक्शनल सेपरेशन। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हर ऑर्गन के जो प्राइमरी फंक्शन है वो अलग होंगे, वो फिक्स होंगे हर ऑर्गन के लिए, बट इसके साथ साथ में लिमिटेड ओवरलैप भी होना ज़रूरी है। यानी कि जहाँ ज़रूरत है, जहाँ नीड है, वहाँ पे लिमिटेड ओवरलैप भी ज़रूरी है। अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देख लो, एग्जीक्यूटिव जब ऑर्डिनेंस इशू करता है तो वो लॉ मेकिंग प्रोसेस को फॉलो करता है। लेजिस्लेचर इम्पीचमेंट करता है, फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट करता है, ठीक है, तो वो जुडिशियल नेचर का फंक्शन है। इसी तरीके से जुडिशियरी जो अपने प्रोसीजर और रूल्स फ्रेम करती है वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन करती है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि इंडिया स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर को फॉलो नहीं करता है, बल्कि फंक्शनल सेपरेशन को फॉलो करता है। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट और डायनामिक प्रिंसिपल, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। इस प्रिंसिपल का क्या मतलब है? इस प्रिंसिपल के अंडर हर ऑर्गन के पास दूसरे ऑर्गन पर कंट्रोल रखने की पावर होती है। जैसे लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल करता है, कैसे करता है? वाया बजट, क्वेश्चन आवर, कॉन्फिडेंस मोशन, एंड सेकंड है एग्जीक्यूटिव भी लेजिस्लेचर को कंट्रोल करता है वाया वीटो पावर, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। सिमिलरली जुडिशियरी दोनों पर कंट्रोल रखती है वाया जुडिशियल रिव्यू। तो इन शॉर्ट इस प्रिंसिपल का पर्पस ये है कि कोई भी ऑर्गन टायरनिकल ना हो पाए, डिक्टेटरशिप ना कर पाए और डेमोक्रेसी स्टेबल और बैलेंस्ड बनी रहे। ठीक है, लास्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी एंड इंटरडिपेंडेंस। इस प्रिंसिपल के अंदर अकॉर्डिंग तीनों ऑर्गन एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। लेजिस्लेचर अगर लॉ बनाता है तो उस लॉ को एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट करता है और उसी लॉ को जुडिशियरी क्या करती है? रिव्यू करती है, इंटरप्रेट करती है। अगर जुडिशियरी किसी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके स्ट्राइक डाउन कर देती है तो लेजिस्लेचर के पास पावर होती है कि वो उस लॉ को कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर अमेंड करके दोबारा ला सकती है, बट मेक श्योर कि वो जो लॉ है वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट ना करता हो। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज सेपरेशन ऑफ पावर इन इंडिया। सेपरेशन ऑफ पावर इन इंडिया जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही डेलिकेट एंड बैलेंस्ड प्रिंसिपल है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर पर बेस्ड नहीं है, बल्कि हमने ऊपर देखा लिमिटेड सेपरेशन ऑफ पावर का मॉडल फॉलो करता है। ठीक है, जिसमें फंक्शन जो है हर ऑर्गन के क्लियरली डिफ्रेंशिएट किए गए हैं और साथ ही चेक्स एंड बैलेंस का भी मैकेनिज्म दिया गया है। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है, ये इंश्योर करना है कि कोई भी ऑर्गन दूसरे के फंक्शन को ना करे। इस फ्रेमवर्क के अंदर लेजिस्लेचर का काम अगर लॉ बनाना है वो लॉ बनाए, एग्जीक्यूटिव उसको एनफोर्स करे, जुडिशरी उसको इंटरप्रेट करे और अगर किसी तरीके का डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करे। ठीक है, नेक्स्ट आता है फंक्शनल ओवरलैप इन इंडियन सिस्टम। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तीनों पावर्स को एक्सप्रेसली और रिजिडली अलग अलग ऑर्गन में असाइन नहीं करता है। हमने ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ लिया है, राइट। मतलब क्या है कि इंडिया फंक्शनल सिस्टम को फॉलो करती है। जो एक्सक्लूसिवनेस हमने देखी, प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूसिवनेस हमने देखी, इंडिया उसे फॉलो नहीं करता है, राइट। इसीलिए यहाँ पे फंक्शनल ओवरलैप नेचुरली एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल
प्रेसिडेंट जो एक एग्जीक्यूटिव हेड है, लेकिन जब वो ऑर्डिनेंस इशू करता है तो वो कौन सा काम कर रहा है, वो लेजिस्लेचर की पावर यानी कि जो लेजिस्लेटिव पावर है उसको एक्सरसाइज कर रहा है। उसी तरीके से लेजिस्लेचर, जब भी लेजिस्लेचर इम्पीचमेंट स्टार्ट करते हैं यानी कि प्रेसिडेंट या जजेस के रिमूवल को स्टार्ट करते हैं या फिर ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस जैसे मैटर पे डिसीजन देते हैं तो वो जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से जुडिशरी, कभी कभी जुडिशरी कुछ गाइडलाइंस इशू करती है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम को फिल करने के लिए टेम्परेरी नॉर्म्स बनाती है, डायरेक्शन देती है, तो ऐसे केसेस में वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव रोल प्ले करती है। तो इसीलिए हम क्लियरली कहते हैं कि इंडिया फॉलोज फंक्शनल सेपरेशन नॉट एब्सोल्यूट सेपरेशन, राइट। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी क्लैरिफाई किया कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। मतलब पार्लियामेंट चाहे कितनी भी अमेंडमेंट करे, लेकिन अगर सेपरेशन ऑफ पावर का जो कोर इसेंस है उसको वो डिस्ट्रॉय या डाइल्यूट नहीं किया कर सकती है, राइट। नेक्स्ट आता है कन्फ्लिक्ट अमंग दी 3 ऑर्गन्स। अब हमने देख तो लिया कि काम तो इनके स्ट्रिक्टली फॉलो मींस डिवाइड नहीं है, ठीक है, स्ट्रिक्टली एक्सक्लूसिवनेस को फॉलो नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ ना कुछ ओवरलैप दोनों के बीच में, तीनों के बीच में एग्जिस्ट करता है। बट डिस्पाइट दिस बैलेंस इंडिया में कभी कभी ऑर्गन के बीच में कन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलता है। अब सबसे पहले बात करते हैं जुडिशियल इंटरवेंशन की। जुडिशियरी पे ये बहुत बार एलिगेशन लगते रहते हैं कि कभी कभी जुडिशरी लेजिस्लेटिव डोमेन में इंटरवीन कर देती है। फॉर इंस्टेंस, अगर सुप्रीम कोर्ट का एक एग्जांपल है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली क्या कहा है, अब ये रिसेंट की ही न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दी है कि गवर्नर के थ्रू प्रेसिडेंट के पास रिजर्व्ड स्टेट बिल पर प्रेसिडेंट को विद इन 3 मंथ जो है डिसीजन लेना पड़ेगा। इससे जुडिशरी ने क्या किया, एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिशन को लिमिट किया। इसी तरीके से लेजिस्लेटिव एनक्रोचमेंट देखते हैं। लेजिस्लेचर पे भी ये एलिगेशन लगती है कि वो कभी कभी जुडिशियल इंडिपेंडेंस को अफेक्ट करने वाली लॉ बनाती है, ठीक है। अब इसका क्लासिक एग्जांपल NJAC एक्ट, जिसको हम नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन बोलते हैं, जिसमें यूनियन लॉ मिनिस्टर और 2 एमिनेंट पर्सन को जजेस की अपॉइंटमेंट कमेटी में इंक्लूड किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्ट्राइक डाउन कर दिया। क्यों किया? क्योंकि ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस को डाइल्यूट करता है, ठीक है। थर्ड आता है एग्जीक्यूटिव ओवररीच। अब एग्जीक्यूटिव ओवररीच भी एक बहुत सीरियस इशू है। आजकल आप बहुत सारे ऐसे ट्रिब्यूनल देखेंगे जहाँ पे एग्जीक्यूटिव मेंबर मेजॉरिटी में होते हैं, जो सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट को वीकन करते हैं। एंड इसके अलावा फ्रिक्वेंट ऑर्डिनेंस मेकिंग के थ्रू भी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को बाईपास करके लॉ मेकिंग प्रोसेस को फॉलो करने की कोशिश करता है, ठीक है। एंड कंक्लूजन में आए तो एंड में ये समझना ज़रूरी है कि सेपरेशन ऑफ पावर का मेन एम पावर के कंसंट्रेशन को रोकना है, ताकि जो इंडिविजुअल लिबर्टी एंड फ्रीडम है वो इंडिविजुअल की लिबर्टी है एंड फ्रीडम को सेफगार्ड किया जा सके। लेकिन इंडियन गवर्नेंस सिस्टम में ऑर्गन वाटर टाइट कंपार्टमेंट में काम नहीं करते हैं, मतलब कि प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूसिवनेस को फॉलो नहीं करते हैं। इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा मॉडल फॉलो करता है जहां पे ब्रॉड सेपरेशन, फंक्शनल ओवरलैप और स्ट्रॉन्ग चेक्स एंड बैलेंस मिलकर डेमोक्रेसी को इफेक्टिव एंड स्टेबल बनाते हैं, ठीक है। ये आपका फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट आता है असेंट टू स्टेट बिल। सबसे पहले समझते हैं ये इशू न्यूज़ में क्यों था। तो सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के गवर्नर के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर पास किया। रीज़न ये था कि गवर्नर ने स्टेट लेजिस्लेचर से पास हुए बिल्स पर टाइम पर डिसीजन नहीं लिया। इसी कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा कि बिल्स को इंडेफिनिट टाइम तक होल्ड करके रखना कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। मतलब गवर्नर का चुप रहना या डिले करना कि कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट के अगेंस्ट है, ठीक है। अब बैकग्राउंड थोड़ा सा समझते हैं। तो नवंबर 2020 से लेके अप्रैल 2023 के बीच में तमिलनाडु जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, उन्होंने टोटल 13 बिल पास किए। आउट ऑफ 13 बिल्स 10 बिल्स ऐसे थे जिसमें गवर्नर ने या तो असेंट विद होल्ड किया या असेंबली को वापस भेज दिया, लेकिन प्रॉपर
कम्युनिकेशन या क्लियर रीज़न नहीं दिया कि ऐसे एक्शंस क्यों लिए गए। इसके बाद जब स्टेट असेंबली ने उन बिल्स को बिना किसी मटेरियल चेंज के दोबारा पास कर लिया तो नॉर्मल सिचुएशन क्या होती है कि गवर्नर असेंट दे देता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ एक ट्विस्ट आया कि गवर्नर ने असेंट देने की बजाय उन दोबारा पास किए गए बिल्स को प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर दिया। अब इस प्रोलॉन्ग डिले एंड इनएक्शन के खिलाफ तमिलनाडु गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल की, जिसमें गवर्नर के बिहेवियर को चैलेंज किया गया। कोर्ट ने इस केस में क्लियर और स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन में कहा कि गवर्नर का प्रोलॉन्ग इनएक्शन और बिल को रीपास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास रिजर्व करना लीगली इनवैलिड है। और कोर्ट ने साथ में ये भी कहा कि जब गवर्नर का एक्शन ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल था तो प्रेसिडेंट द्वारा उन बिल्स पर कोई भी एक्शन अगर लिया गया है वो भी नल एंड वॉइड होंगे। ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अगेंस्ट माना गया। इस पूरे मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी आर्टिकल 142 जो सुप्रीम कोर्ट को एक स्पेशल पावर देता है उसको एक्सरसाइज किया। ठीक है, अब आर्टिकल 142 क्या है? आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है कि वो कोई भी ऐसा ऑर्डर या डिक्री पास कर सकती है जो कंप्लीट जस्टिस के लिए नेसेसरी होती है। इस केस में कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन डिक्लेयर कर देना काफ़ी नहीं है, बल्कि इफेक्टिव रिलीफ देना भी ज़रूरी है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 की इनहेरिएंट पावर को एक्सरसाइज किया ताकि स्टेट लेजिस्लेचर के राइट्स प्रोटेक्ट हो सके और कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस रिस्टोर किया जा सके। सिंपल भाषा में कहे तो आर्टिकल 142 का यूज करके कोर्ट ने ये इंश्योर किया कि जस्टिस सिर्फ टेक्निकली नहीं बल्कि प्रैक्टिकली भी डिलीवर होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है जिसमें प्रेसिडेंट और गवर्नर की जो बिल के ऊपर पावर होती है उसके बारे में बताया है। चलिए इसको समझते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग असेंट टू स्टेट बिल्स। इंडिया में ये प्रोसेस मेनली 2 आर्टिकल्स के थ्रू गवर्न किया होता है। फर्स्ट है आर्टिकल 200 जो गवर्नर की पावर को बताता है एंड सेकंड है आर्टिकल 201 जो प्रेसिडेंट की पावर को एक्सप्लेन करता है। तो पहले डिस्कस करते हैं आर्टिकल 200। जब स्टेट लेजिस्लेचर कोई भी बिल पास करती है और उसे गवर्नर के पास असेंट के लिए भेजती है तो आर्टिकल 200 के अंदर गवर्नर के पास 4 कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शंस होते हैं। या तो वो ग्रांट दे तो बिल एक्सेप्ट हो गया, बिल लॉ बन जाएगा, या विद होल्ड असेंट होगा, बिल रिजेक्ट हो जाएगा, लॉ नहीं बनेगा। तीसरी ऑप्शन आती है रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन एक्सेप्ट मनी बिल, क्योंकि मनी बिल रिकंसिडरेशन के लिए नहीं जाता है। ठीक है, तो गवर्नर बिल को स्टेट लेजिस्लेचर को वापस भेजती है और साथ में कुछ सजेशन दे सकती है या अमेंडमेंट रिकमेंड कर सकती है। लेकिन अगर लेजिस्लेचर बिल को दोबारा पास कर देती है, चाहे चेंजेस करे या ना करे, तो उस सिचुएशन में गवर्नर को असेंट देना मैंडेटरी हो जाता है। मतलब कि एक बार अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने रिकंसिडर कर लिया और बिल पास करके दोबारा दे दिया गवर्नर को तो फिर वो मैंडेटरी है, उसमें इफ एंड बट का कोई क्लॉज नहीं है। ठीक है, चौथी ऑप्शन आती है रिजर्व द बिल फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन, यानी कि गवर्नर क्या करेगा इस केस में, बिल को प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करेगा। ऐसे बिल्स पर फाइनल डिसीजन गवर्नर का नहीं होता है, ऐसे में प्रेसिडेंट का फाइनल डिसीजन होता है। यहाँ एक फ्रेज भी लिखा हुआ है आर्टिकल 200 में, एज सुन एज पॉसिबल, मतलब कि जितना जल्दी हो सके गवर्नर को इन 4 कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शन में से एक ऑप्शन को ऑप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 201। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 201 जब गवर्नर किसी बिल को प्रेसिडेंट के पास रिजर्व करता है तो प्रेसिडेंट के पास भी 3 कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शन होते हैं। या तो ग्रांट दे, बिल बन जाएगा, विद होल्ड असेंट, बिल रिजेक्ट हो गया, रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन एक्सेप्ट मनी बिल। ठीक है, सेम कंडीशन है जो हमने गवर्नर की देखी। जब प्रेसिडेंट बिल को स्टेट लेजिस्लेचर को रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेजता है और लेजिस्लेचर को उस सिचुएशन में विद इन 6 मंथ बिल को दोबारा कंसीडर करना होता है। मतलब कि प्रेसिडेंट ने क्या किया, स्टेट लेजिस्लेचर को रिकंसिडरेशन के लिए बिल भेजा। ठीक है, अब स्टेट लेजिस्लेचर उसको इंडेफिनिट टाइम के लिए
होल्ड नहीं कर सकती है, विद इन 6 मंथ उसको कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझना ज़रूरी है कि गवर्नर और प्रेसिडेंट की जो पावर है वो सेम नहीं है। गवर्नर के केस में अगर लेजिस्लेचर बिल को दोबारा पास कर दे तो गवर्नर को असेंट देना मैंडेटरी है, लेकिन प्रेसिडेंट के केस में ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। अगर लेजिस्लेचर दोबारा बिल पास करे तब भी प्रेसिडेंट फाइनल अथॉरिटी होता है और वो असेंट दे भी सकता है या फिर वो विदहोल्ड भी कर सकता है। तो इसीलिए प्रेसिडेंट का जो डिसीजन है वो क्या होता है, वो फाइनल होता है। यानी कि ये जो पूरा मैकेनिज्म है ये इंश्योर करता है कि फेडरल बैलेंस मेंटेन रहे और स्टेट एंड सेंटर के बीच में कॉन्स्टिट्यूशनल कोऑर्डिनेशन हो। ठीक है, अब चलते हैं की हाइलाइट्स की तरफ। की हाइलाइट्स ऑफ द जजमेंट, जिसका फर्स्ट पॉइंट है इनएक्शन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया कि चाहे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट है वो लिखी हो या ना लिखी हो, फिर भी आर्टिकल 200 और आर्टिकल 201 के अकॉर्डिंगली गवर्नर या प्रेसिडेंट के पास पॉकेट या एब्सोल्यूट वीटो नहीं होता है। अगर गवर्नर या प्रेसिडेंट कोई एक्शन नहीं लेता है तो स्टेट गवर्नमेंट कॉम्पिटेंट कोर्ट से रिट ऑफ मैंडेमस की डिमांड कर सकती है। अब ये रिट ऑफ मैंडेमस का मतलब क्या होता है, उसको बहुत लेमन में समझते हैं। रिट ऑफ मैंडेमस का मतलब है ये एक कोर्ट ऑर्डर होता है जिसमें कोर्ट किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को उसके ऑफिशियल ड्यूटी प्रॉपरली फुलफिल करने के लिए या फिर डिस्क्रिशन का मिसयूज करेक्ट करने के लिए ऑर्डर देती है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है इसमें गवर्नर कांट रिजर्व अ री इलेक्टेड बिल फॉर प्रेसिडेंट्स असेंट। कोर्ट ने यह भी हाईलाइट किया कि बिल को सिर्फ फर्स्ट इंस्टेंस में ही प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व किया जा सकता है, लेकिन अगर बिल को विदहोल्ड करते हैं तो ऐसे केस में गवर्नर उस बिल को वापस स्टेट असेंबली में भेजना मैंडेटरी है, यानी कि उस बिल को वापस भेजना पड़ेगा स्टेट असेंबली में। और जब असेंबली बिल को दोबारा पास कर देती है तो गवर्नर उसे रिजर्व करके प्रेसिडेंट के पास नहीं भेज सकता है। सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है जहां पे बिल को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व किया जाता है। तो वो एक्सेप्शन क्या है कि जब बिल सेकेंड राउंड में मटेरियली डिफरेंट हो, यानी कि या तो उसमें कोई क्लॉज ऐड किया है या फिर उसमें से कोई किसी क्लॉज को रिमूव किया है एज पर रिकमेंडेशन, जो पहले रिकमेंडेशन दी गई हो। ठीक है, अगर वो चेंज हुआ है तब वो उस केस में जो है वो सेकेंड राउंड में प्रेसिडेंट के पास जो रिजर्व किया जा सकता है। लेकिन अगर सिर्फ ग्रामेटिकली कोई स्पेलिंग करेक्ट कर दी या ग्रामेटिकली कुछ करेक्शन कर दिया तो ऐसे केसेस में वो प्रेसिडेंट के लिए बिल रिजर्व नहीं होगा। ठीक है, थर्ड आता है प्रिस्क्राइब्ड टाइम लाइन फॉर असेंट ऑफ बिल्स। कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई किया कि ये जो टाइम लिमिट्स है ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं है, ये जस्ट जुडिशियल स्टैंडर्ड्स है ताकि टाइमली एक्शन हो और आर्बिट्रेरीनेस को अवॉइड किया जा सके। कोर्ट ने ये टाइमलाइन इसीलिए इंट्रोड्यूस किया ताकि पावर का मिसयूज ना हो और गवर्नेंस एफिशिएंट बने। यानी कि कोर्ट ने इस जजमेंट में गवर्नर और प्रेसिडेंट की पावर को क्लियरली डिफाइन किया और स्टेट लेजिस्लेचर के राइट्स को भी प्रोटेक्ट करते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस को रिस्टोर किया। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट, इसमें अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेट की गई टाइमलाइंस की, जो स्टेट बिल पर जो असेंट है उसके प्रोसेस को टाइम बाउंड बनाने के लिए फिक्स की गई है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा कि गवर्नर और प्रेसिडेंट दोनों बिल पर इंडेफिनिटली डिले नहीं कर सकते हैं, इसीलिए कोर्ट ने कुछ स्पेसिफिक टाइमलाइंस प्रिस्क्राइब की है। जैसे फर्स्ट है 1 मंथ टाइमलाइन व्हेन एक्टिंग विद द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि जब गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर COM की एडवाइस के साथ एक्ट करता है तो 1 मंथ के अंदर गवर्नर को ये स्टेप लेने होंगे। कौन से? जैसे कि या तो वो बिल को होल्ड करे या फिर असाइन करे या बिल को जो है रिकंसिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करे, या अगर बिल स्टेट लेजिस्लेचर ने दोबारा पास किया है तो रिकंसिडर बिल पर असेंट देना। मतलब अगर गवर्नर COM की एडवाइस को फॉलो कर रहा है तो 1 मंथ के टाइम के अंदर ही सारा काम होना चाहिए, डिले नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है 3 मंथ टाइमलाइन व्हेन एक्टिंग अगेंस्ट द एडवाइस ऑफ COM, अगर गवर्नर COM की एडवाइस के अगेंस्ट
एक्ट करता है तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 मंथ का मैक्सिमम टाइम दिया है। इस सिचुएशन में गवर्नर बिल को रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकता है, साथ में रीज़न भी देता है कि ये रीज़न है जिस वजह से बिल को वापस भेजा जा रहा है, या फिर बिल को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर सकता है। यानी कि जब गवर्नर एडवाइस से डिसएग्री करता है तब भी वो 3 मंथ से ज़्यादा बिल को होल्ड नहीं कर सकता है। तो प्रेसिडेंट के लिए अब क्या टाइमलाइन दी है? प्रेसिडेंट के लिए भी कुछ टाइमलाइन दी है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली क्लैरिफाई किया कि प्रेसिडेंट भी गवर्नर के द्वारा रिजर्व बिल पर डिले नहीं कर सकता है। प्रेसिडेंट को रिजर्व बिल पर डिसीजन लेना ही होगा। अगर कोई डिले होता है तो उसका प्रॉपर जस्टिफिकेशन देना भी मैंडेटरी है, और ये जस्टिफिकेशन कंसर्न्ड स्टेट को भी कम्युनिकेट होना चाहिए। अब हम बात करते हैं गवर्नर लैक्स एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन अंडर आर्टिकल 201। सबसे पहले इसमें बात करते हैं आर्टिकल 163 क्लॉज 1 की। ये क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 163 क्लॉज 1, गवर्नर सीओएम की एड एंड एडवाइस पर काम करता है, एक्सेप्ट कुछ सिचुएशंस जहां पे गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनली अपनी डिस्क्रिशन को यूज कर सकता है। लेकिन आर्टिकल 200 के अंदर गवर्नर के पास कोई एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन नहीं है। वो अपने फंक्शंस को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर ही करेगा, और ये जो एडवाइस है ये क्या है? मैंडेटरी है, एक्सेप्ट कुछ सिचुएशंस जहां पे गवर्नर डिस्क्रिशन यूज कर सकता है। अब वो कौन सी है सिचुएशंस? जैसे कि सेकंड प्रोविजन टू आर्टिकल 200, जिसमें बोला गया है कि स्टेट बिल जो हाई कोर्ट की पावर को डेरोकेट करते हैं उन्हें प्रेसिडेंट के पास जो है रिजर्व करना मैंडेटरी होता है। दूसरा केस कौन सा है? जहां पे स्टेट बिल जो प्रेसिडेंट के असेंट के बिना इफेक्टिव नहीं हो सकते हैं, जैसे कि वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी टैक्सेस अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 288। कुछ केसेस में वाटर या इलेक्ट्रिसिटी पर टैक्स लगने वाले बिल्स को प्रेसिडेंट के असेंट के बिना इफेक्टिव नहीं बनाया जा सकता है। थर्ड इज मनी और फाइनेंशियल बिल ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 207 प्लस 360। ठीक है, मतलब कि फाइनेंशियल इमरजेंसी में स्टेट के मनी बिल या फिर फाइनेंशियल बिल पर प्रेसिडेंट का असेंट मैंडेटरी होता है। नेक्स्ट है कंकरेंट लिस्ट बिल कन्फ्लिक्टिंग विद यूनियन लॉ। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 254 क्लॉज 2, अगर स्टेट का बिल कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट पर हो और यूनियन लॉ के अगेंस्ट हो तो उसके लिए प्रेसिडेंट का असेंट जरूरी होता है। बिल रिस्ट्रिक्टिंग इंटरस्टेट ट्रेड कॉमर्स according to article 304 clause b and article 255, अगर स्टेट बिल इंटरस्टेट ट्रेड या कॉमर्स को रिस्ट्रिक्ट करता है तो प्रेसिडेंट का अप्रूवल मैंडेटरी है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसमें कि गवर्नर का जो डिस्क्रिशन है वो अनलिमिटेड नहीं होता है, इसीलिए गवर्नर असेंट विदहोल्ड करता है या फिर अपनी डिस्क्रिशन यूज करके किसी बिल को प्रेसिडेंट के पास रिजर्व करता है, तो उस डिसीजन को कोर्ट में चैलेंज भी किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि गवर्नर की डिस्क्रिशन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली लिमिटेड है। ठीक है, अगर गवर्नर स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस के अगेंस्ट जाकर किसी बिल को प्रेसिडेंट के पास रिजर्व करता है तो स्टेट गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो उस डिसीजन को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकती है। और अगर उसके बाद भी प्रेसिडेंट भी अगर उस बिल पर असेंट विदहोल्ड कर देता है तो प्रेसिडेंट के उस एक्शन को भी सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। अब आते हैं एक क्रूशियल पॉइंट पे, दैट इज प्रेसिडेंट शुड कंसल्ट विद द सुप्रीम कोर्ट ऑन बिल रिजर्व फॉर अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। मतलब कि अगर गवर्नर किसी बिल को इस बेस पर प्रेसिडेंट के पास रिजर्व करता है कि वो बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है तो प्रेसिडेंट को चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन ले अंडर आर्टिकल 143। अब ये 143 आर्टिकल क्या कहता है? आर्टिकल 143 जो कि प्रेसिडेंट को पावर देता है, ठीक है, ये आर्टिकल किससे रिलेटेड है? प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस केस में क्या है कि सुप्रीम अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 143 जो प्रेसिडेंट को पावर देता है, इस केस में प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से किसी भी लॉ या फैक्ट के क्वेश्चन पर एडवाइजरी ओपिनियन ले सकती है। हाउएवर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन से डिसअग्री कर सकता है, लेकिन सिर्फ वैलिड पॉलिसी रीजन के बेसिस पर, और उस डिसएग्रीमेंट के लिए क्लियर और रीजन जस्टिफिकेशन भी जरूरी होता है, जरूरी होगा। ये
कंसल्टेशन इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे पहला रीज़न इसका ये है कि गवर्नर के पास ये पावर नहीं होती है कि वो ऐसे जो मैटर होते हैं उनको कोर्ट में रेफर करे। दूसरा रीज़न ये है कि सुप्रीम कोर्ट ही कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ का फाइनल इंटरप्रेटर है। पॉलिटी लक्ष्मीकांत की बुक में ये लाइन लिखी हुई है, ठीक है। थर्ड है आर्टिकल 143 के अंडर सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन स्ट्रॉन्ग एंड रीजनेबल वैल्यू रखती है और नॉर्मली पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट दोनों को उस ओपिनियन को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए ओवरऑल पिक्चर की अगर बात करें कंक्लूजन में, तो गवर्नर और प्रेसिडेंट दोनों के जो पावर्स है वो कॉन्स्टिट्यूशनल चेक्स के अंदर आते हैं और जुडिशियल ओवरसाइट इंश्योर करता है कि आर्बिट्रेरीनेस ना हो और कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस भी मेंटेन रहे। तो ये हो गया आपका सेकेंड आर्टिकल।